आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े अप्रत्याशित विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अप्रत्याशित तो है और काफी गहरा भी। बिल्कुल। अक्सर जब हम सफलता या उत्पादकता की बात करते हैं या इंसान की छुपी हुई क्षमता की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ गिने चुने शब्द ही आते हैं। जैसे कि मेहनत या लगन। हाँ, और अगर मैं ये सवाल पूछूं कि इंसान के भीतर सबसे ताकतवर ऊर्जा कौन सी है, वो कौन सी शक्ति है जो उसे कुछ भी कर गुजरने के लिए प्रेरित करती है, तो शायद जवाब मिलेगा महत्वाकांक्षा। या फिर इच्छा शक्ति। सही कहा। या कुछ लोग कहेंगे कि ये हमारी गहरी भावनाएं हैं। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है, नेपोलियन हिल के बेहद प्रसिद्ध नोट्स का अध्याय 10, जिसे द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमिटेशन कहा जाता है, वह एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाला दावा करता है। ये सच में एक ऐसा दावा है जो पहली बार सुनने में अजीब लग सकता है। इन नोट्स को पढ़ते हुए ये रहस्य खुलता है कि इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा असल में उसकी सेक्सुअल एनर्जी है। अब ये सुनते ही दिमाग में कई तरह के विचार आ सकते हैं, इसलिए इसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही अक्सर ध्यान तुरंत एक अलग ही दिशा में चला जाता है। लेकिन हिल के इस अध्याय पर चर्चा करते समय हमें ये एकदम स्पष्ट करना होगा कि यहाँ किसी भी तरह की शारीरिक क्रिया की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो फिर यहाँ असल में किस चीज की बात हो रही है? इस पूरी चर्चा का जो मूल केंद्र है वो है ट्रांसम्यूटेशन, या जिसे हिंदी में हम रूपांतरण या ऊर्ध्वगमन कह सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है इंसान की एक बेहद मूल और प्राकृतिक ऊर्जा को लेना और उसे एक नई दिशा दे देना। एक नई दिशा मतलब रचनात्मकता या अपने लक्ष्यों की तरफ? बिल्कुल, एक ऐसी दिशा जो रचनात्मकता, कला, साहित्य या संपत्ति निर्माण की तरफ जाती हो। सच कहूं तो ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और परिपक्व दृष्टिकोण है जो बताता है कि जिस ऊर्जा में जीवन पैदा करने की क्षमता है, हाँ, वो तो है ही। तो अगर उसे सही तरीके से मोड़ा जाए तो वो दुनिया में कोई भी नई चीज या नया विचार पैदा कर सकती है। ये बात सुनने में जितनी गहरी लगती है, उतनी ही उलझी हुई भी है। क्योंकि अक्सर जब हम ऊर्जा को मोड़ने की बात करते हैं तो लोग इसे भावनाओं को दबाने से जोड़ लेते हैं। और यही सबसे बड़ी गलतीफहमी होती है। वही तो। और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी बिना किसी मानसिक थकान या इन्फो ओवरलोड के उनके काम कैसे आ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में वैसे ही जानकारी का इतना ज्यादा बोझ है। हाँ, तो क्या ये रूपांतरण सच में इतना व्यवहारिक है कि कोई भी इंसान अपनी इस छिपी हुई क्षमता को पहचान कर अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके? होगा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ट्रांसम्यूटेशन का ये सिद्धांत भौतिक विज्ञान के बहुत ही बुनियादी नियमों से मेल खाता है। जैसे ऊर्जा के संरक्षण का नियम। एकदम सही। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, वो बस अपना रूप बदल लेती है। मतलब ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। हाँ, और नेपोलियन हिल का जो मूल विचार है वो भी यही है कि इस तीव्र मानवीय इच्छा को नष्ट या खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही इसे दबाया जाना चाहिए। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि किसी भी प्राकृतिक इच्छा को दबाने से इंसान मानसिक रूप से बीमार या कुंठित हो सकता है। तो मतलब ये इच्छाओं को दबाने के बारे में कतई नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बदलाव है। इतिहास उठाकर देखें तो कई महान नेता, बेहतरीन कलाकार, कवि और आविष्कारक इसी उच्च भावनात्मक तीव्रता से प्रेरित थे। उनके अंदर एक तरह की आग थी। हाँ, एक आग थी और उन्होंने उस आग को खुद को जलाने के बजाय अपनी कला और अपने काम को रोशन करने के लिए इस्तेमाल किया। आग वाली ये बात मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है। शिल ने अपने इस स्रोत में कुछ उपमाओं का इस्तेमाल किया है जो इस विचार को थोड़ा सरल बनाती हैं। जैसे गर्मी को बिजली में बदला जा सकता है। या पानी का उदाहरण भी बहुत सटीक है। हाँ, पानी वाला उदाहरण। शांत पानी अपनी जगह पर बस एक तालाब है, लेकिन जब पानी को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो वो भाप में बदल जाता है। और भाप में बहुत ताकत होती है। बिल्कुल। और अगर उस भाप को एक जगह केंद्रित कर दिया जाए तो वो इतनी बड़ी शक्ति बन जाती है कि पूरे के पूरे स्टीम इंजन को और भारी भरकम ट्रेनों को खींच सकती है। ठीक वैसे ही इस मूल ऊर्जा को जब एक खास दिशा में मोड़ा जाता है तो वो उपलब्धि में बदल जाती है। यही रूपांतरण का असली मतलब है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या सच में इंसान इस भाप को या इस ऊर्जा को इतनी आसानी से कंट्रोल कर सकता है? ये इतना आसान नहीं है
और इसीलिए इसे स्रोत में द मिस्ट्री या रहस्य कहा गया है। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये इंसान के अंदर सबसे उच्च स्तर की प्रेरणा पैदा करती है। जो सामान्य स्थिति में नहीं होती। बिल्कुल नहीं। ये इंसान को वो काम करने के लिए धक्का देती है जो वो सामान्य स्थिति में कभी नहीं कर पाता। जब ये ऊर्जा हावी होती है तो इंसान की कल्पना, उसका साहस, उसकी इच्छा शक्ति सब कुछ अपने चरम पर होता है। तो फिर खतरा कहाँ है? सवाल यह है कि इस ऊर्जा का किया क्या जाए। अगर स्टीम इंजन में भाप को दिशा देने के लिए पाइप और वाल्व न हो तो वो भाप या तो बर्बाद हो जाएगी या फिर इंजन को ही फाड़ देगी। बाप रे, इंजन ही फट जाएगा। हाँ, और ठीक यही इंसान के साथ होता है। ऊर्जा अपने आप में तटस्थ है, न अच्छी है न बुरी। इसका असर इस बात पे निर्भर करता है कि इसे कौन सी दिशा दी जा रही है। दिशा वाली बात को समझने के लिए इस किताब में दिए गए एक युवा व्यक्ति के उदाहरण पर गौर करते हैं। ये उदाहरण मुझे थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगा। हाँ, वो उदाहरण काफी कुछ साफ कर देता है। इसमें बताया गया है कि एक युवा व्यक्ति है जिसके अंदर अपार इच्छा और जबरदस्त ऊर्जा है, लेकिन वो अपनी इस ऊर्जा को बिना किसी दिशा के बस यहाँ-वहाँ मौज मस्ती में या ध्यान भटकाने वाली चीजों में खर्च कर देता है। और उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि उसका पूरा जीवन बिखर जाता है। वो कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाता। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसी अपार ऊर्जा को जिम जाने में, कोई व्यापार खड़ा करने में या कुछ नया सीखने में लगा दे, तो उसका विकास अभूतपूर्व तेजी से होता है। यही वो अंतर है जो समझना जरूरी है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या उस युवा उम्र में जब भावनाएं और आवेग इतने हावी होते हैं, ये समझ पाना मुमकिन है कि ऊर्जा को जिम या बिजनेस में कैसे मोड़ा जाए? यही तो वो चुनौती है जो अनियंत्रित ऊर्जा और अनुशासित ऊर्जा के बीच का अंतर तय करती है। युवावस्था में अक्सर लोग ऊर्जा के बहाव में बह जाते हैं। ऊर्जा दोनों तरह के लोगों में समान होती है, पर इस्तेमाल अलग-अलग होता है। बिल्कुल। जो व्यक्ति उसे बिखरने देता है, वो असल में अपनी सबसे कीमती संपत्ति को बर्बाद कर रहा होता है। भावनाएं एक ईंधन की तरह काम करती हैं, एक हाई ऑक्टेन फ्यूल की तरह। और दिशा जो है वो एक स्टीयरिंग व्हील है। जब ऊर्जा अनियंत्रित रहती है तो वो केवल ध्यान भटकाने का काम करती है। इंसान एक काम से दूसरे काम पर बस कूदता रहता है, बिना किसी ठोस नतीजे के। हाँ, लेकिन जब उसी ऊर्जा को अनुशासित किया जाता है, उसे एक लक्ष्य के साथ बांध दिया जाता है, तो वो महत्वाकांक्षा का रूप ले लेती है। आत्मनियंत्रण और अपनी ही भावनाओं को दिशा दे पाना परिपक्वता की सबसे बड़ी निशानी है। मतलब अगर किसी बहुत तेज रफ्तार वाली कार में कोई स्टीयरिंग ही ना हो, तो वो कार मंजिल तक पहुंचने के बजाय सिर्फ दुर्घटना का ही कारण बनेगी। बहुत सही उपमा है ये। ये समझना बहुत जरूरी है कि बिना स्टीयरिंग की तेज रफ्तार कार किसी काम की नहीं है। और जब हम भावनाओं की गहराई में जाते हैं, तो इस अध्याय का एक और हिस्सा सामने आता है जो भावनाओं के रसायन या कहें इमोशनल केमिस्ट्री की बात करता है। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। हिल का कहना है कि जब ये मूल सेक्सुअल ऊर्जा, प्रेम, महत्वाकांक्षा और इंसान की कल्पना के साथ आपस में मिल जाती है, तो दिमाग के भीतर का एक क्रिएटिव जीनियस जागृत हो जाता है। बिल्कुल, और ये बहुत शक्तिशाली होता है। मतलब ये सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि जब अलग-अलग भावनाएं एक साथ मिलती हैं, तो दिमाग एक अलग ही स्तर पर काम करने लगता है। क्या भावनाएं सच में दिमाग की कार्यक्षमता को इतना बदल सकती हैं? निश्चित रूप से बदल सकती हैं, और मनोविज्ञान में इसके कई प्रमाण मौजूद हैं। जब केवल मूल ऊर्जा होती है तो वह इंसान को आक्रामक या केवल भौतिक सुखों की तरफ ढकेल सकती है, जो कि एक बहुत ही निचला स्तर है। हाँ, लेकिन जब उस ऊर्जा में प्रेम और कल्पना का मिश्रण होता है तो वह भौतिकता से उठकर कुछ नया निर्माण करने, कुछ स्थायी बनाने की तरफ मुड़ जाती है। कला के बेहतरीन नमूने और बड़े-बड़े आविष्कार अक्सर इसी रासायनिक मिश्रण का परिणाम होते हैं। तो यहाँ प्रेम का मतलब सिर्फ एक रोमांटिक भावना नहीं है। नहीं, यहाँ प्रेम एक गहरी सकारात्मक भावना है, और यहीं एक और बहुत महत्वपूर्ण कारक जुड़ता है, रिश्तों का प्रभाव। नेपोलियन हिल ने अपने अध्ययन में ये पाया कि एक सहयोगी और समझदार रिश्ता इंसान की उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देता है। रिश्तों का प्रभाव ये कैसे काम करता है? क्योंकि कई बार तो ये भी देखा गया है कि रिश्ते इंसान का ध्यान भटका देते हैं या उसकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। फिर ये उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज संदेह है।
मैं सहमत हूं कि अगर रिश्ता तनावपूर्ण है तो वो निश्चित रूप से ऊर्जा को सोख लेगा। और इंसान का सारा समय विवादों में निकल जाएगा। हाँ, सारा समय विवादों में और मानसिक उलझनों में खर्च हो जाएगा। लेकिन हिल यहाँ एक सहयोगी और सकारात्मक रिश्ते की बात कर रहे हैं। जब किसी को अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलता है तो उसके जीवन में एक भावनात्मक स्थिरता आती है। वो स्थिरता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये स्थिरता इंसान के दिमाग से अनावश्यक चिंताओं को हटा देती है, और जब मानसिक चिंताएं कम होती हैं तो एकाग्रता का स्तर बहुत गहरा हो जाता है। एक स्वस्थ भावनात्मक माहौल रचनात्मक शक्ति को एक सुरक्षित आधार प्रदान करता है। तो वो बेफिक्र होकर अपने काम पर ध्यान लगा सकता है। हाँ, इंसान को पता होता है कि उसका एक मजबूत भावनात्मक सहारा है, इसलिए वो अपने काम में ज्यादा जोखिम ले सकता है, ज्यादा गहरे उतर सकता है। वो ऊर्जा जो कल तक सिर्फ साथी की तलाश में या अकेलेपन से लड़ने में खर्च हो रही थी, वो अब पूरी तरह से निर्माण और सफलता पर केंद्रित हो जाती है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। जब दिमाग शांत और सुरक्षित महसूस करता है तो वो बेहतर ही काम करता है। अब इस स्रोत से एक और ऐसा तथ्य सामने आया जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो उम्र वाला तथ्य। हाँ, अक्सर ये माना जाता है कि इंसान 20 या 25 की उम्र में सबसे ज्यादा ऊर्जावान होता है, तो उसे उसी समय अपनी सफलता के चरम पर होना चाहिए। लेकिन हिल के नोट्स बताते हैं कि इतिहास के ज्यादातर सफल लोग 35 से 40 वर्ष की आयु के बाद ही अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। ये सच में चौंकाने वाला है। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों है। 40 की उम्र तक आते आते तो इंसान की शारीरिक ऊर्जा ढलने लगती है, तो फिर सबसे बड़ी सफलता उस समय क्यों मिलती है? इसका जवाब इस बात में है कि शारीरिक ऊर्जा और भावनात्मक परिपक्वता दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। ये सच है कि 20-25 की उम्र में शारीरिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। हाँ, शरीर तो पूरी ताकत में होता है। लेकिन उस उम्र में क्या नहीं होता? दिशा और नियंत्रण। 35 से 40 की उम्र तक आते आते इंसान की भावनात्मक ऊर्जा पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी होती है। मतलब जो एक जवानी का जोश या आवेग होता है। हाँ, जवानी के शुरुआती दिनों में जो आवेग होता है, जो हर नई चीज के पीछे भागने की प्रवृत्ति होती है, वो इस उम्र तक आते आते शांत हो जाती है। 40 की उम्र का व्यक्ति ये समझ चुका होता है कि कौन सी चीजें सिर्फ लालच है और कौन सी चीजें सच में मायने रखती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि 40 की उम्र तक भटकाव अपने आप खत्म हो जाता है? अपने आप खत्म नहीं होता, बल्कि इंसान का अनुभव उसे खत्म कर देता है। जब इंसान के जीवन का कड़वा या मीठा अनुभव और उसकी नियंत्रित ऊर्जा आपस में मिलते हैं तो वो एक अजेय शक्ति बन जाती है। अनुभव और ऊर्जा का तालमेल। बिल्कुल। युवावस्था में इंसान के पास ऊर्जा का भंडार होता है, लेकिन वो उस ऊर्जा को कई अलग अलग दिशाओं में एक साथ बहा देता है, इधर भी उधर भी। हाँ, और परिपक्वता के साथ इंसान ये सीख जाता है कि उस ऊर्जा को कैसे एक लेजर बीम की तरह एक ही बिंदु पर केंद्रित करना है। जब सारी ऊर्जा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उसके परिणाम कई गुना बड़े होते हैं। इसीलिए 40 के बाद की सफलता ज्यादा ठोस और स्थायी होती है। यही मुख्य कार्य है। तो जो लोग अभी युवा हैं, क्या उन्हें बस अपनी उम्र के 40 के पार जाने का इंतजार करना चाहिए? यकीनन ऐसा नहीं है। हाँ, हिल्ले के इन नोट्स में इस बात का भी जिक्र है कि इस रूपांतरण को जीवन में जल्दी कैसे लागू किया जाए। इसके लिए 5 व्यवहारिक कदम या एक प्रैक्टिकल कंट्रोल फॉर्मूला बताया गया है, जो इस भटकी हुई ऊर्जा को सफलता में बदल सकता है। बिल्कुल। इन 5 कदमों में से पहला कदम है जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य होना। लेकिन एक बात बताइए, क्या सिर्फ एक लक्ष्य तय कर लेना ही काफी है? कई लोग हर नए साल पर लक्ष्य बनाते हैं, पर कुछ ही हफ्तों में फिर से पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। सिर्फ लक्ष्य तय करना कभी काफी नहीं होता। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो इंसान के अंदर एक जुनून पैदा कर सके। एक स्पष्ट उद्देश्य एक चुंबक की तरह काम करता है। चुंबक की तरह? हाँ, जब चुंबक शक्तिशाली होता है तो वो बिखरे हुए लोहे के कणों को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक वैसे ही जब लक्ष्य बहुत स्पष्ट और बड़ा होता है तो वो इंसान की सारी बिखरी हुई ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेता है। और अगर लक्ष्य कमजोर हो तो? अगर लक्ष्य कमजोर होगा तो ऊर्जा छोटी छोटी चीजों में भटकती रहेगी। ये चुंबक वाली बात बहुत सटीक है। इसके बाद जो दूसरा कदम बताया गया है वो है एक मजबूत दैनिक दिनचर्या, यानी डेली रूटीन। अक्सर रचनात्मक लोग कहते हैं कि रूटीन उन्हें बांध देता है, उनकी आजादी छीन लेता है। मैंने भी कई बार ये सुना है। तो फिर ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए रूटीन इतना जरूरी क्यों बताया गया है? क्योंकि रूटीन कोई जेल नहीं है, बल्कि वो उस नदी के किनारों की तरह है जो पानी को सही दिशा में बहने में मदद करते हैं। अरे वाह! बिना किनारों के नदी सिर्फ एक बाढ़ बन जाती है जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। एक मजबूत दिनचर्या
ऊर्जा को भटकने से रोकती है। ताकि ऊर्जा बेकार ना जाए। अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती कि अब मैं क्या करूं। जी। ऊर्जा अपने आप उस ढांचे में बहने लगती है और काम पूरा होने लगता है। और तीसरा कदम है शारीरिक अनुशासन, जैसे कि नियमित व्यायाम। मुझे लगता है कि ये कदम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब इंसान के भीतर ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा होता है तो वो बेचैनी पैदा कर सकता है। व्यायाम उस अतिरिक्त और बेचैन करने वाली ऊर्जा को बाहर निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ताकि उसके बाद शरीर और दिमाग शांत होकर बैठ सकें। एकदम सही। जब तक शारीरिक बेचैनी शांत नहीं होगी, तब तक मानसिक एकाग्रता पाना लगभग असंभव है। जी। और इसी से हमारा चौथा कदम जुड़ता है, जो है मानसिक अनुशासन। मानसिक अनुशासन मतलब ध्यान भटकाने से रोकना। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। जब आप काम कर रहे हो तो आपका ध्यान केवल उसी काम पर होना चाहिए। इसे ही असली रूपांतरण कहा जाता है। अपनी पूरी भावनाएं उसमें डाल देना। हाँ, जब आप अपनी सारी इच्छाओं, भावनाओं और ऊर्जा को सिर्फ उस एक काम में उड़ेल देते हैं जो आपके सामने है। और इस फॉर्मूले का पांचवा और शायद आज के समय में सबसे चुनौतीपूर्ण कदम है ध्यान भटकाने वाली चीजों या डिस्ट्रैक्शन ट्रिगर्स से बचना। हिल का विचार यह है कि खाली ऊर्जा हमेशा लालच का रूप ले लेती है, जो कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आपके अंदर बहुत ऊर्जा है लेकिन करने को कोई रचनात्मक काम नहीं है, तो वो ऊर्जा खाली नहीं बैठेगी। वो विनाशकारी आदतों, बुरी लतों या सिर्फ समय बर्बाद करने वाले कामों की ओर मुड़ जाएगी। और इसके विपरीत, जब ऊर्जा काम में व्यस्त हो और पूरी तरह से केंद्रित हो, तो वो हमेशा उपलब्धि बन जाती है। ये मनोविज्ञान का एक कड़वा सच लगता है। बिल्कुल। इंसान का दिमाग खालीपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप उसे कोई ऊंचा और रचनात्मक काम नहीं देंगे, तो वो सबसे निचले स्तर के सुखों की तरफ भागने लगेगा। ये ऊर्जा एक बहुत ही तेज धार वाली तलवार है। या तो आप इससे कुछ काटेंगे या खुद को ही घायल कर लेंगे। सही कहा। जुनून को कभी भी जबरदस्ती दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे व्यापार, कला, नेतृत्व और नवाचार जैसे बड़े क्षेत्रों में लगा देना चाहिए। अंततः ये पूरी चर्चा समय प्रबंधन की नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रबंधन की है। ये बहुत ही गहरी बात है कि ये समय नहीं, हमें अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना है। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें, तो हमने आज ये समझा कि मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा अपने आप में पूरी तरह से तटस्थ होती है, ना अच्छी ना बुरी। हाँ, वो ना तो किसी के लिए अच्छी है और ना ही किसी के लिए बुरी। ये उस कच्ची मिट्टी की तरह है जिससे आप एक खूबसूरत मूर्ति भी बना सकते हैं और जो सिर्फ कीचड़ बनकर भी रह सकती है। ये ऊर्जा इंसान को बर्बाद भी कर सकती है, उसकी जिंदगी को छोटे छोटे लालचों में बिखेर सकती है। और यही ऊर्जा, अगर इसे सही दिशा मिल जाए, तो उसे महानता के शिखर तक भी पहुंचा सकती है। बिल्कुल। अनुशासन और एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ यही मूल ऊर्जा अपार संपत्ति, कला और महानता का रूप ले सकती है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे गहरा निष्कर्ष निकलता है, वो एक बहुत ही बुनियादी और कठोर सवाल पर आकर रुकता है। वो सवाल क्या है? हर उस व्यक्ति को जो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहता है, उसे खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या मैं अपनी ऊर्जा का मालिक हूँ या मेरी ऊर्जा मेरी मालिक बन बैठी है। ये बहुत ही सीधा सवाल है। हाँ, अगर कोई इंसान जानबूझकर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित और निर्देशित नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से कोई और चीज, कोई और आदत या कोई और व्यक्ति उसे नियंत्रित कर रहा है। ऊर्जा कभी बिना नियंत्रण के नहीं रहती। या तो आप स्टीयरिंग संभालते हैं या फिर परिस्थितियां आपको हाँकने लगती हैं। और यही वो अंतर है जो एक साधारण, बिखरे हुए जीवन और एक महान केंद्रित जीवन के बीच की रेखा खींचता है। क्या इंसान अपनी ऊर्जा का मालिक है या ऊर्जा इंसान की? ये सवाल सच में अंदर तक झकझोर देता है। और अब इस विश्लेषण के अंत में सुनने वालों के लिए स्रोत सामग्री की चर्चा से थोड़ा आगे बढ़कर सोचने के लिए एक नया और गहरा विचार, जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। चूंकि हमने अभी जाना कि ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और प्राकृतिक है और फोकस के जरिए इसे रचनात्मकता में बदला जा सकता है, तो क्या हमारी आधुनिक दुनिया, जो हमेशा सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस और छोटे छोटे विकर्षणों के जरिए लगातार हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, क्या वो असल में जानबूझकर हमें इस ट्रांसम्यूटेशन की जादुई शक्ति का उपयोग करने से रोक रही है? ये सोचने वाली बात है। एक ऐसे समय में जहां हर स्क्रीन हमारी ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा चुरा लेना चाहती है, इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि क्या हम अनजाने में अपनी सबसे बड़ी ताकत को छोटी छोटी और महत्वहीन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं।
क्या ये दुनिया हमें जानबूझकर उस 40 वाली परिपक्वता तक पहुंचने ही नहीं देना चाहती? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। इसी गहरे और उत्तेजक विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। खुद की ऊर्जा को पहचानिए और सोचिए कि उसका स्टीयरिंग किसके हाथ में है।